आई एम रवि जैन। आज हम लेटर ऑफ क्रेडिट और डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट का पार्ट 4 देखेंगे। इसमें आज हम पार्ट 4 देख रहे हैं। और अब तक हमने जो है लेटर ऑफ क्रेडिट के कंसेप्ट समझे थे, उसी में यूसीपीडीएस के कुछ कंसेप्ट और समझ रहे थे। तो आज हम उन्हीं कंसेप्ट को आगे समझेंगे, कुछ और कंसेप्ट जो प्रोविजन है आर्टिकल्स के। तो क्योंकि आपको क्या है, सारे कंसेप्ट समझना जरूरी है, ताकि हम लोग जब बाद में केस स्टडी करें, केस स्टडी वाले क्वेश्चन सोल्व करें, तो उनमें वो कंसेप्चुअली काम आएंगे। आपको ऐसा याद नहीं रखना है कि कौन सा आर्टिकल क्या बोलता है, पर कंसेप्ट जरूर समझना है। तो हमने सबसे पहले देखा था कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, फिर उसका टाइप्स ऑफ एलसी देखा था, ये सब चीजें देखी थी, यूसीपी 600 वगैरह देखा था। आज हम उसी के आगे देखेंगे यूसीपी 600 में ही, कि जो कोई भी जब भी लेटर ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत वेनेवर कोई भी पर्सन जो बेनिफिशियरी चाहे किसी बैंक को दे, एक बैंक दूसरे बैंक को डॉक्यूमेंट्स रिव्यू के दिए, तो कोई भी बैंक के पास जो डॉक्यूमेंट्स रिव्यू के लिए जो टाइम होता है वो होता है 5 बैंकिंग डेज, जो मैक्सिमम 5 बैंकिंग डेज। उसके बाद डॉक्यूमेंट रिव्यू का टाइम होता है। अगर डॉक्यूमेंट रिव्यू 5 दिन में करने हैं और उसको 5 दिन के बाद अगर डिस्क्रिपेंट पाए जाएंगे, तो इनमें से चारों में से कोई भी एक ऑप्शन उसको चूज करना पड़ेगा। तो 5 बैंकिंग डेज का टाइम है मैक्स टू मैक्स, ऐसा नहीं कि आप उनको इनफाइनाइट टाइम तक होल्ड नहीं कर सकते। दूसरा, बैंकिंग डेज का मतलब जहां पर भी ऑपरेशन हो रहा है, जहां पर भी ये चीज हो रही है, वहां पर वो बैंक उस दिन खुलना चाहिए, जिस भी कंट्री में या जिस प्लेस पे भी है, वो बैंकिंग डे डिफाइन किया हुआ है यूसीपी 600 में ही। बैंक जो एलसी है उसका एक और रूल ये होता है कि एलसी में एक्सेसिव डिटेल्स नहीं होना चाहिए, या पहले वाली जो एलसी है उसका रेफरेंस नहीं होना चाहिए, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं आए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आए। एलसी के लिए जो एप्लीकेंट है, जो इशूइंग बैंक है, उसको एप्लीकेंट इंडेमनीफाई करेगा अगेंस्ट एनी ऑब्लिगेशन इम्पोज बाय फॉरेन लॉज। मान लो कि फॉरेन कंट्री में कोई लॉज है, उसके चेंज हो गया, उसके कारण इशूइंग बैंक को कुछ नुकसान हो रहा है, कि इशूइंग बैंक को पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, तो एप्लीकेंट विल इंडेमनीफाई। जो जो लॉस है सारे के सारे किसको बियर करने पड़ेंगे? एप्लीकेंट को। बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। फॉरेन कंट्री में कोई भी लॉज में चेंज हुआ, कुछ भी हुआ, कोई भी ऑब्लिगेशन आया, उसके कारण वो किसको बियर करने हैं? सारे लॉस एप्लीकेंट को ही बियर करने हैं। ये बैंक को प्रोटेक्शन दी हुई है एलसी में। ऐसे ही बैंक कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम नहीं करता है कि डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है, ये उसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं थी। मतलब वो ऊपर से देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स ओके है या नहीं है, बट अगर कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट दे रहा है तो उसके लिए बैंक रेस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो उनको इस तरीके से एनालिसिस करे कि ये फोर्ज डॉक्यूमेंट्स है, बिकॉज दे मे नॉट नो कि फोर्ज हैं। तो इसलिए जो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स है है, तो उसके लिए बैंक रेस्पॉन्सिबल कभी नहीं माना जाएगा, या उसमें जो कंटेंट्स उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन है, उन चीज के लिए भी बैंक कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है। जो यूसीपी 600 है, उसमें क्या है कि कोई जब भी कोई भी टाइप का डॉक्यूमेंट दे रहा था, उसका एटलीस्ट वन सेट ऑफ जो वन सेट है, वो एटलीस्ट वन कॉपी है, वो ओरिजिनल में होनी चाहिए, ये रूल है। तो पर ये क्या है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या होगा, इसकी डेफिनेशन में भी कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसको मानोगे आप? जैसे फॉर एग्जांपल आप इनवॉइस दे रहे हो तो उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो इसलिए यूसीपी 600 में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया हुआ है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या होता है। उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जिसपे ओरिजिनल सिग्नेचर है, या कोई मार्क है, या स्टाम्प है, या इश्यूअर का लेबल भी है, तो उसको आपको क्या मानना है? ओरिजिनल मानना है। जरूरी नहीं कि सिग्नेचर ही हो, उसका मार्क हो सकता है, स्टाम्प होता है, या बस उन केसेस में नहीं मानना है जब डॉक्यूमेंट खुद ही बोल रहा है कि मैं क्या हूं? ओरिजिनल नहीं हूं। उस पर लिखा है कि नॉट ओरिजिनल लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट पे। और अगर डॉक्यूमेंट पे ओरिजिनल लिखा हुआ है, ओरिजिनल लिखा हुआ है, तब भी क्या मानना है आप उसको? ओरिजिनल। भले कोई साइन हो, स्टाम्प हो, नहीं हो, तब भी काम चलेगा। ये सब कंडीशंस और में है, ये सब कंडीशंस क्या है? और में। ठीक है। तो या जो कि उसमें ऐसा लग रहा है कि जो अपीयर्स टू बी रिटर्न टाइप परफोरेटेड और स्टाम्प बाई डॉक्यूमेंट, ऐसा जो डॉक्यूमेंट लग रहा है कि यार ये उसी ने लिखा है, टाइप किया है, या उसी ने परफोरेट किया है, स्टाम्प किया है, जिसने भी डॉक्यूमेंट इशू किया है, तो भी आपको क्या मानना है? उसको ओरिजिनल। जरूरी नहीं कि सिग्नेचर ही हो, ऐसा वैसे कि आप क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या होता है ये बड़ा डिफाइन, बड़ा मुश्किल हो सकता है ना। ऐसे ही अगर आपको लग रहा है कि उसकी ओरिजिनल स्टेशनरी पे अगर इश्यू किया हुआ है,
तब भी आपको क्या मानना है उसको ओरिजिनल, या उस पर लिखा हुआ है ओरिजिनल, तब भी आपको क्या मानना है उस डॉक्यूमेंट को। मान लो कोई डॉक्यूमेंट है उस पर लिखा हुआ है ओरिजिनल, तो आपको क्या मानना है उसको ओरिजिनल मानना है। ये चीजें जो यूसीपी 600 में इसलिए डिफाइन की हुई क्योंकि धीरे पहले क्या होता था, ये बड़े बड़े डिस्प्यूट्स हो जाते थे कि ओरिजिनल है नहीं है, तो ताकि ये जो अगर डिफाइन होंगे तो उससे क्या होगा, बैंक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दे कैन मूव अहेड, दे कैन टेक डिसीजन। अदरवाइज अगर ये रिटर्न नहीं होगा तो बैंक को ऑब्वियसली रिटर्न करना पड़ेगा कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, इस तरीके से कह के, तो उसमें टाइम लग जाता था और डिस्प्यूट अराइज होता था। अब जो एलसी के अंतर्गत क्या होता है कि जो एलसी है ऑब्वियसली क्या है, डॉक्यूमेंट्स का। एलसी प्योरली जो क्रेडिट है वो अगेंस्ट डॉक्यूमेंट है, ओनली अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स है। ये हमने देखा था कि कोई भी नॉन डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट है उसको अपन को क्या करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है। तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं एलसी के अंदर, तो उसमें उन सबको हम समझेंगे। एक होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो ये इसको देखते हैं। ये क्या करते हैं कि ये बेनिफिशियरी ड्रॉन करता है ऑन द एलसी इशूइंग बैंक पे। ये क्या इसका मतलब, ये डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि इट एनवाइसाइज द इशूइंग बैंक है, वो जो पेमेंट करेगा तुरंत अगर ये ड्रोन एट साइट है, और एक्सेप्ट करेगा और पे करेगा ऑन ड्यू डेट अगर एक्सेप्टेंस बेसिस पे अगर एलसी है। बट ये जो है ना, ये डॉक्यूमेंट्स अंडर एलसी क्या होना चाहिए, इसमें एलसी का नंबर होना चाहिए, इशूइंग बैंक का नाम होना चाहिए। और जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसमें क्या होना चाहिए कि लेटर ऑफ उसी सेम करेंसी में होना चाहिए जिसमें कि एलसी की करेंसी, मान लो एलसी यूएस डॉलर में, तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो भी यूएस डॉलर में ही होना चाहिए। अगर अपन एलसी में अगर कुछ दूसरी बात लिखी हुई है, एलसी में से नहीं कि किसी भी करेंसी में हो सकता है, तो अलग चीज है। अदरवाइज किस में होना चाहिए, लेटर ऑफ क्रेडिट की ही करेंसी में होना चाहिए। ऐसे ही जो कॉमर्शियल इनवॉइस है वो क्या होना चाहिए कि भाई कॉमर्शियल इनवॉइस काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ट्रेड का यही डॉक्यूमेंट है कि भाई जब भी हम कोई परचेज या सेल करते हैं तो कोई इनवॉइस ही सब काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो जो इनवॉइस है वो क्या हो, वो कौन बनाएगा, सेलर बनाएगा या बेनिफिशियरी बनाएगा, एलसी का बेनिफिशियरी या सेलर, या एलसी में अगर किसी तीसरे पर्सन का नाम लिखा है तो वो भी इनवॉइस बना सकता है। ठीक है। और ये किसके नाम पे बनेगा, जो भी एलसी का जो एप्लीकेंट है मतलब या ओपनर ऑफ द जो एलसी है उसके नाम पे जनरली बनेगा। हो सकता है दूसरे का नाम लिखा हो तब अलग चीज है एलसी में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो इनवॉइस में जो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है वही एलसी में जो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है उससे मैच होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। इसमें जो है वही ऑर्डर नंबर, मतलब जो भी परचेज ऑर्डर नंबर है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर है, या पहले परफॉर्मा इनवॉइस दिया हुआ है सप्लाई से पहले वो या नंबर ऑफ एलसी अलोंग विद ये सब होने चाहिए। इन तीनों में से एक चीज होनी चाहिए, एंड नंबर ऑफ एलसी अलोंग विद द इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू शुड नॉट इनवेरिएबली एक्सीड द एलसी वैल्यू। जो इनवॉइस की वैल्यू है एलसी वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती है। इनवॉइस की वैल्यू एलसी वैल्यू से ज्यादा हो सकती है अगर एलसी में डिफाइन किया गया हुआ है कि भी हो सकती है तो हो सकती है। और जो टर्म्स ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट है जैसे एफओबी, सी एंड एफ, सी आई एफ शुड बी इंडिकेटेड इन द इनवॉइस। ये एफओबी, सी एंड एफ, सी आई एफ क्या होते हैं, ये टर्म्स ऑफ सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है, इनको हम अगले चैप्टर में देखेंगे। इनको टर्म्स बोलते हैं। ये आपके इनवॉइस में इंडिकेटेड होना चाहिए कि भाई ये सेल किस टाइप का है। जो बिल ऑफ लेडिंग नंबर भी होना चाहिए, शिपिंग मार्क्स भी होने चाहिए, इंपोर्ट लाइसेंस नंबर है तो वो, ग्रोस वेट, नेट वेट, पैकिंग डिटेल शुड आल्सो बी मेंशन्ड इन द इनवॉइस। ये सब भी क्या होनी चाहिए, इनवॉइस में मेंशन्ड होनी चाहिए। ठीक है। अगर इनवॉइस इश्यूड बाई, अगर एक्स्ट्रा अमाउंट से इशू किया गया है, परमिट, अगर मान लो कि ये परमिट नहीं किया हुआ है, एलसी ने फॉरबिट नहीं किया हुआ है, तो जो ड्रॉइंग्स है एलसी के अंतर्गत ड्रॉइंग, वो तो फिर भी एलसी की अमाउंट से ज्यादा ड्रॉ कर ही नहीं सकते ना पेमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीजों में आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं, एक बार आप इनको वन टाइम रीडिंग कर लीजिए, कंसेप्ट समझ लीजिए। ठीक है। ऐसे बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, बिल ऑफ लेडिंग वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिससे ये पता लग जाता है, वो ये इंश्योर करता है कि भाई जो भी आपका एक्सपोर्टर है जिसने सामान भेजना है उसने शिप पे क्या कर रहा है, या शिप पे या जो प्लेन पे अगर मान लो एयर से भेज रहा है उसमें सामान क्या कर दिए हैं। पर पोर्ट पर ये क्या है कि भाई आप जब भी आप
कोई भी सामान मंगा रहे हैं बाहर से, कोई भी सामान मंगा रहे हैं, तो वो क्या होगा, या तो शिप के जरिए आएगा या प्लेन के जरिए आएगा। पर जब ये आपको ये एविडेंस तब पता चलेगा कि मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द पोर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस टू पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। मान लो कि यहाँ पर पोर्ट है, इंडिया का कोई पोर्ट और यूएसए का कोई पोर्ट है, उस पोर्ट से यहाँ के इस पोर्ट पे सामान आ रहा है, उसका एविडेंस आपको पता लग जाएगा कि यहाँ से मटेरियल डिस्पैच हो गया है या मटेरियल इनसे शिप पे ऑन बोर्ड कर दिया है। मटेरियल शिप पे ऑन बोर्ड कर दिया है तो उसको क्या बोलते हैं, बिल ऑफ लेडिंग बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द पोर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस टू पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। ये डेस्टिनेशन हो गया, और यहाँ जो भी आपने उसने जो भी सेलर ने बता रखा होगा कि मैं इस पोर्ट से सामान भेजूंगा, उस पोर्ट से, तो बिल ऑफ लेडिंग, ये इससे आपको ये पता लग जाएगा बैंक को कि मैं हाँ उसने सामान भेज दिया है। ठीक है, ये जो होती है कि शिप ओनर और अथोराइज एजेंट द्वारा इश्यू की जाती है ये रिसिप्ट, और इसमें क्या स्टेटेड होता है कि गुड्स जो हैं वो उनके बारे में, मतलब या तो शिप ओनर जिसकी भी शिप आ रही है उसके ओनर ने या उसके अथोराइज एजेंट इशू करता है, और इसमें क्या क्या लिखा होगा कि क्या क्वांटिटी में सामान है, क्वालिटी, डिस्क्रिप्शन आदि लिखा रहता है, और किस डेट को हो रहा है, कौन सी वेसल के थ्रू जाएगा और कौन से पर्सन को जाएगा, कंसाइनी का नाम या कंसाइनी के हिज ऑर्डर में जैसे लिखा रहेगा वो उसका नाम लिखा रहेगा। तो उससे क्या होगा बिल ऑफ लेडिंग से, कि जैसे मान लो जिस जो बिल ऑफ लेडिंग है जिस भी पर्सन के पास, वो जाके मान लो कि लास्ट में बिल ऑफ लेडिंग आ जाएगा किसके पास, एप्लीकेंट के पास, और वो पोर्ट से क्या कर सकता है, सामान छुड़वा सकता है। बिल ऑफ लेडिंग शुड बी इंसर्ट्स विद द नंबर ऑफ नॉन नेगोशिएबल कॉपीज स्टिपुलेटेड। तो बिल ऑफ लेडिंग की जितनी जरूरत है, जितने सेट्स चाहिए उतने होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स, और वो नॉन नेगोशिएबल होने चाहिए, ट्रांसफरेबल नहीं है। और उसमें क्या होना चाहिए, बिल ऑफ लेडिंग में सिर्फ ओनर का या उसके अथॉराइज एजेंट उनमें से किसी एक को इशू करता है। वही सेम इनवॉइस की तरह कि जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट में जो आपके पास जो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है, वो लेटर ऑफ क्रेडिट में जो है वो का वही बिल ऑफ लेडिंग में होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। बिल ऑफ लेडिंग में एलसी का नंबर होना चाहिए अलोंग विद द नेम ऑफ इश्यूइंग बैंक होना चाहिए। ऐसे बिल ऑफ लेडिंग में और एक दो बातें और है कि पेमेंट ऑफ जो फ्रेट है वो लिखा होना चाहिए क्लियरली कि भाई पेमेंट ऑफ फ्रेट बना दिया गया है, कि ये लिखा हुआ ना चाहिए जैसा कि एलसी की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर पेमेंट फ्रेट का कर दिया होगा तभी तो सामान जाएगा, शिप होगा, अदरवाइज तो कैसे होगा। लेटर ऑफ क्रेडिट शुड कॉल फॉर शिप ऑन बोर्ड, उस पर लिखा होना चाहिए बिल ऑफ लेडिंग एंड अकॉर्डिंगली बिड शुड बियर बीएल में ऐसा क्लोज होना चाहिए। डेट ऑफ शिपमेंट शुड बी विद इन द डेट स्टिपुलेटेड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट। जो बिल ऑफ लेडिंग के हिसाब से जो डेट ऑफ शिपमेंट है वो एलसी की जो एक्सपायरी डेट है उससे पहले होना चाहिए, और दूसरी बात कि जो स्टिपुलेटेड डेट है डेट में कि भाई इतनी तारीख को शिपमेंट होगा, उस मतलब इस तारीख से पहले पहले से शिपमेंट करना चाहिए। कि मान लो कि लिखा हुआ है कि 15 अक्टूबर से पहले पहले शिपमेंट होना चाहिए, तो उससे पहले पहले ही बिल ऑफ लेडिंग में शिपमेंट डेट होनी चाहिए। पार्शियल शिपमेंट अगर एलसी अलाउ कर रही है तो होना चाहिए और लिखा होना चाहिए क्लियरली बिल ऑफ लेडिंग में, पार्शियल शिपमेंट अगर अलाउड है तो। ग्रॉस वेट नेट वेट शुड बी आल्सो इंडिकेटेड एज इनवॉइस में है। बिल ऑफ लेडिंग है शुड नॉट बी जनरली, हो सकता है कि बिल ऑफ लेडिंग पहले भी हो सकता है कि शिपमेंट पहले भी हो सकता है, एलसी के पहले भी कई बार क्या हो जाता है शिपमेंट हो जाता है, इसके बेड केस की स्टडी भी आती है। पर जनरली ये होना चाहिए बिल ऑफ लेडिंग है वो जनरली क्या होता है कि बाद की डेट का ही होता है, जब एलसी इश्यू होती है उसके बाद ही जो सप्लायर है सेलर है वो जनरली क्या होता है उसके बाद ही माल डिस्पैच करेगा, उसके बाद ही मटेरियल डिस्पैच करता है, उसके बाद ही मटेरियल उसको वेसल पे ऑन बोर्ड करता है। पर कई बार पहले की भी हो सकती है, डेट ऑफ एलसी के पहले की भी ही। ठीक है, अगर बिल ऑफ लेडिंग है वो जनरली कोई क्लोज उसमें इंसर्ट नहीं होना चाहिए, जो अगर एलसी में लिखा हुआ तो अलग चीज है, अदरवाइज कोई भी अलग से एक्स्ट्रा क्लोज इसमें नहीं होना चाहिए। अब जो बिल ऑफ लेडिंग है ये सब हमने पढ़ लिया। इसमें अब क्या है कि जैसे अभी हम क्या करेंगे कि अगले वाले पार्ट में, जो पार्ट में हम पढ़ेंगे कि जो इनको टर्म्स है उनको पढ़ेंगे, उससे क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो जाएगी। फिर उसके बाद हम वापस जो यूसीपी 600 के और क्लोजेज है वो उन पे आएंगे, पर वो तभी समझ में आएंगे जब हम इनको टर्म्स को समझ पाएंगे, एफ ओ बी सी आई एफ, ये जो इनको टर्म्स है जो
हैं वो इंडिकेट करती है। मतलब जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स में कैसे सेल को डिफाइन करते हैं, वो टर्म्स आपको समझना ज़रूरी है। वो समझेंगे तभी हम आगे जो जो हम लोग यूसीबी 600 के क्लोजेज है उनको समझ पाएंगे। फिर उसके बाद हम वापस यूसीबी 600 पे आएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो आप ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।